आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल जितवाल में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है पादप प्रवर्धन। देखो प्लांट प्रोपोगेशन होता क्या है, तो प्लांट प्रोपोगेशन यानी पादप प्रवर्धन का मतलब होता है पौधों की संख्या में वृद्धि या गुणन। पौधों की संख्या में वृद्धि या गुणन क्या कहलाता है? प्रोपोगेशन कहलाता है। ये चीज अपने को देखा अपन ने कि जो भी अपने प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की संख्या में अपने को वृद्धि कौन कौन सी विधियों के द्वारा करना है और कौन यानी उसका गुणन कौन सी गुणन या वृद्धि एक ही बात है, यानी उस प्लांट का निर्माण कौन सी विधि के द्वारा हो रहा है वो क्या कहलाता है? आपका पादप प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब देखो जो पादप प्रवर्धन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक लैंगिक, एक कौन सा होता है? लैंगिक प्रवर्धन यानी लैंगिक जनन बोल सकते हो सिंपल भाषा में अपन। तो एक अपन ने बताया लैंगिक जनन और दूसरा अपना होता है अलैंगिक जनन। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन का मतलब होता है अपने को नर और मादा की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होगा, यानी लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होगी? नर व मादा की आवश्यकता होगी। जब नर व मादा का दोनों का क्या होगा? आपस में संकरण होगा, संलयन होगा, यानी गुणसूत्रों का संलयन होगा, तब जाके क्या होगा? एक नए प्लांट का निर्माण हो पाएगा। उसको अपन ने क्या कहा? कौन सी विधि से नाम से जाना? अपने लैंगिक जनन के नाम से जाना। अब बात करते हैं लैंगिक जनन के लाभ कौन कौन से हैं, यानी क्या क्या लाभ होते हैं लैंगिक जनन के। तो देखो लैंगिक जनन के द्वारा जो पौधा तैयार होता है वो पौधा क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? पौधा कठोर होता है, अर्थात यानी जो प्रतिकूल मौसम होता है पौधा कठोर होता है, अर्थात जो प्रतिकूल मौसम होता है उसको सहन करने की इसमें क्षमता होती है। इतना सही आप समझो। यहाँ पर पौधा कठोर या प्रतिकूल मौसम सहन करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता। ठीक है, ये तो आपका यानी आपके लैंगिक जनन का पहला लाभ अपन ने देखा कि जो पौधा होता है वो क्या होता है? कठोर होता है। और प्रतिकूल मौसम अपन पढ़ चुके हैं। प्रतिकूल मौसम का मतलब था यानी लू चलना, पाला पड़ना, आंधी तूफान आना, ओलावृष्टि होना, ये क्या होता है? अपने इसके अंतर्गत आता है, प्रतिकूल मौसम के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल क्या होता है, यानी जो लैंगिक जनन के द्वारा तैयार किया गया पौधा है वो क्या होता है? प्रतिकूल मौसम सहन करने की क्षमता रखता है। नंबर 2 की बात करें, कुछ पौधे होते हैं जिनका प्रवर्धन किसके द्वारा संभव होता है? ओनली बीज के द्वारा ही संभव होता है। तो दूसरा लाभ देखिए, कुछ प्लांट या कुछ पौधे जिनका प्रवर्धन बीज द्वारा ही संभव है, अर्थात यानी उनमें लैंगिक जनन ही हो सकता है, अलैंगिक जनन नहीं हो सकता, बीज द्वारा ही संभव है। ठीक है, अब जैसे कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनमें यानी जो नया पौधा तैयार होगा वो बीज के द्वारा ही होगा। तो अपन यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पपीता फालसा। कौन सा एग्जांपल अपन ने दिया? पपीता फालसा अपन ने एग्जांपल दिया। यानी पपीता का जो प्लांट होगा वो ओनली और ओनली अपन बीज के द्वारा ही तैयार कर सकते हैं, यानी जो भी पादप प्रवर्धन की अलैंगिक विधि है उसके द्वारा अपन तैयार नहीं कर सकते। आ गया समझ में? चलो तीसरा पॉइंट देखो इसके लाभ के, यानी अपन क्या होगा? अपने पास में बीज होगा, अर्थात नर और मादा होगा, तो नई जातियों का विकास अपन क्या कर सकते हैं? यानी संभव कर सकते हैं। तो तीसरा इसका लाभ होगा नई जातियों का विकास संभव। नई जातियों का विकास संभव। अब नई जातियों का विकास कब संभव होगा? सिंपल सी बात है कि जब आपके पास में क्या होगा? नर और मादा होंगे, तब जाके क्या होगा? यानी नई जातियों का विकास हो पाएगा। यानी अपन क्या करेंगे? उसमें संकरण करवाएंगे और संकरण के फलस्वरूप जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? अपने नई जाति यानी दो जातियों के मध्य अपन कोई भी वैरायटी है उनमें अपन क्या करवाएंगे? संकरण करवाएंगे। और संकरण के लिए अपने को नर और मादा की आवश्यकता पड़ेगी। तो नई जातियों का जो विकास संभव है वो कौन सी विधि के द्वारा संभव है? आपके लैंगिक जनन के द्वारा संभव है। ठीक है, इसके बाद इसका चौथा जो यानी जो लाभ होता है बीजू पौधा। जो बीजू पौधा होता है उस बीजू पौधे की उम्र, बीजू का मतलब बीज के द्वारा तैयार, तो बीजू पौधे की उम्र अधिक होती है। बीजू पौधा या बीजू पौधे की उम्र अधिक होती है, यानी कई वर्षों तक क्या होता है? जो बीज के द्वारा तैयार किया गया पौधा वो कई सालों तक, कई वर्षों तक
जीवित रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं इसके लाभ की ओर। तो यानी सबसे सरल व कम खर्चीली विधि है, सबसे सरल व कम खर्चीली विधि। यानी क्या होता है, सबसे सरल विधि है, कुछ भी नहीं करना होता है। क्या होता है, यानी जो आपका बीज है उस बीज को अपने को क्या करना होता है, मृदा में लगाना होता है। उस बीज का क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। तो वो कौन सी विधि हो गई, आपके लैंगिक विधि हो गई। तो ये अपन ने लाभ देखे लैंगिक विधि के। ये पौधा क्या होता है, कठोर होता है, प्रतिकूल मौसम सहन करने की क्षमता ज्यादा रखता है। कुछ पौधे जिनमें क्या होता है, ओनली बीज के द्वारा ही नया प्लांट तैयार होता है, जैसे पपीता, फालसा। इनमें क्या होता है, अन्य विधियों के द्वारा अपन नया पौधा तैयार नहीं कर सकते। फिर बात की नई जातियों का विकास संभव किस विधि के द्वारा होगा, लैंगिक विधि के द्वारा ही संभव होगा। बीजों पौधे की उम्र क्या होती है, अधिक होती है। और जो यानी अपन ने कहा यहाँ पर सबसे सरल व कम खर्चीली विधि हो गई, कौन सी आपकी, यानी लैंगिक जनन। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, देखो अलैंगिक का मतलब यानी सॉरी इसकी हानियां पढ़ लेते हैं पहले। अलैंगिक जनन पढ़ने से पहले क्या पढ़ लेते हैं अपन, इसकी हानियां। तो हानियों के अंतर्गत देखिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें बीज ही नहीं बनता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनता है। अब उन बीज नहीं बनने वाली जातियों का विकास कौन सी विधि के द्वारा संभव नहीं है, लैंगिक विधि के द्वारा संभव नहीं है। तो यहां पर आप लिख दीजिए, बीज रहित पौधों का विकास संभव नहीं। कौन सी विधि के द्वारा, आपके लैंगिक विधि के द्वारा। यानी जिनमें बीज नहीं बनता है, अर्थात बीज रहित जो पौधे होते हैं, उनका विकास इस विधि के द्वारा संभव नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने देखा केला, दूसरा एग्जांपल अपन ने देखा बेदाना, और तीसरा एग्जांपल अपन ने देखा अंगूर। यानी अंगूर में बीज नहीं होता है, हालांकि होता है लेकिन सीडलेस वैरायटी ही यूज में ली जाती है। जो बेदाना है और जो केला है, इनमें क्या होता है, यानी लैंगिक विधि के द्वारा विकास संभव नहीं होता है। फिर बात आती है, यानी जो पौधे होते हैं वो भिन्नता लिए हुए होते हैं, किसमें, गुणों में। तो यहाँ दूसरी हानि बता दीजिए, पौधे गुणों में भिन्नता लिए हुए होते हैं। भिन्नता का मतलब यानी एक प्लांट दूसरे प्लांट से अलग हो सकता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, जब यदि बात करेंगे लैंगिक के द्वारा, यानी नर और मादा का संलयन होगा, तो उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो पौधे गुणों में भिन्नता लिए हुए होते हैं। और तीसरा बात करें अपन, फलन क्या होता है, देर से होता है। यानी जो फल लगते हैं वो फल क्या होते हैं, देर से लगते हैं, यानी कई सालों के बाद में लगते हैं। तो ये अपन ने क्या देखी, इसकी हानियां। अब देखो एक चीज आपको याद रखना, लैंगिक के जो लाभ होते हैं वो अलैंगिक की क्या होती है, हानियां। लैंगिक के लाभ जो होते हैं वो अलैंगिक की क्या होती है, हानियां। और अलैंगिक की जो हानियां होती हैं वो लैंगिक के क्या होते हैं, यानी लाभ। जो लैंगिक की क्या होगी, हानियां, वो अलैंगिक के लाभ होंगे। तो बात करते हैं अलैंगिक जनन। कौन सा जनन अपने को पढ़ना है, अलैंगिक जनन अपने को पढ़ना है। देखो क्या होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक एक तो पढ़ा पहले लैंगिक और एक पढ़ रहे अपन अलैंगिक। लैंगिक में अपन ने कहा था कि नर यानी नर और मादा की अपने को आवश्यकता होगी, उसको अपन ने क्या कहा था, लैंगिक जनन कहा था। अलैंगिक का मतलब होता है पौधे के कायिक भाग, पौधे के कायिक भाग। अब कायिक भाग के रूप में कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी उसका भाग हो सकता है, जैसे तना, पत्ती, जड़। यानी तना भी हो सकता है, पत्ती भी हो सकती है और जड़ भी हो सकता है। तो पौधे के कायिक भाग द्वारा नया पौधा तैयार करना, वो क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। आ गया समझ में। यानी लैंगिक जनन बीज
लैंगिक जनन का मतलब बीज अर्थात नर और मादा, और अलैंगिक का मतलब पौधे का वह कायिक भाग। अब कायिक भाग के रूप में तना भी ले सकते हो, पत्ती भी ले सकते हो और जड़ भी ले सकते हो। उनके द्वारा यदि नया प्लांट तैयार होता है तो वो कौन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। आगे समझ में, चलो पढ़ते हैं इसके लाभ। देखो पहला लाभ तो अपने लास्ट में कहा था कि कुछ पौधे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनते हैं, उनमें परिवर्तन किसके द्वारा संभव होगा? ओनली और ओनली अलैंगिक विधि के द्वारा, यानी कायिक परिवर्तन संभव होगा। तो पहला लाभ लिख दीजिए, बीज रहित पौधों का विकास संभव। अब बीज रहित पौधे कौन कौन से? जैसे अभी अपन ने पढ़ा था केला, बेदाना, अंगूर, इनका परिवर्तन अपन किसके द्वारा कर सकते हैं? अलैंगिक जनन के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। नंबर दूसरा लाभ अपन क्या बताए कि जो पौधा होता है वो पौधा किसके समान होता है? मातृ पौधे के समान होता है, यानी जो मदर प्लांट होता है उस मदर प्लांट के समान होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बता दीजिए पौधा कम उम्र का, एक तो उम्र क्या होती है पौधे की? कम होती है, कम उम्र का, तथा मातृ पौधे के समान गुणों वाला होता है। यानी जो गुण मातृ पौधे में होता है वही गुण किसमें होते हैं? जो नया प्लांट जो तैयार होता है उसमें होते हैं। आगे समझ में। और जो लैंगिक होगा उसमें क्या हो सकते हैं? गुण परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है। चलो ये तो अपन ने बात कर ली बीज रहित यानी जो पौधे होते हैं उनका विकास संभव है, जैसे केला, बेदाना, अंगूर। पौधे कम उम्र के होते हैं, मात्र पौधे के समान होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपने कुछ यानी पहले पढ़ चुके अफलन। क्या पढ़ चुके अपन? अफलन पढ़ चुके। अफलन में अपने कहा था कि फल या तो बिल्कुल ही नहीं लगना या बहुत कम लगना, वो क्या कहलाता है? अफलन कहलाता है। तो जो अफलन वाले पौधे हैं उनको अपन फलन की स्थिति में ला सकते हैं। अफलन वाले पौधों को फलन की स्थिति में ला सकते हैं। यानी कैसे ला सकते हैं? सिंपल सी बात है, कोई भी प्लांट था तो प्लांट क्या था? अफलन वाली स्थिति थी उसमें। जैसे ये प्लांट था इसमें क्या था? अफलन की स्थिति थी। अपन ने क्या किया? लैंगिक अलैंगिक की कोई भी विधि अपना ली, जैसे बडिंग ले ली। आगे चल के बताऊंगा बडिंग क्या होता है। यानी जैसे इसमें अपन ने मूल ग्रंथ जो काम में लिया वो मूल ग्रंथ तो इस प्लांट का ले लिया, यानी जो बीजू पौधे का ले लिया अपन ने। ये तो आपका मूल ग्रंथ आ गया। इस मूल ग्रंथ के ऊपर अपन क्या करते हैं? यानी शंकु शाखा जोड़ते हैं। ठीक है। अब इसमें कटान किस प्रकार का भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपके वी आकार का कटान लगा दिया। ठीक है। ये वी आकार का कटान इस वी आकार के कटान में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा और इसको अपन बांध देंगे और आपकी जो कलिका होगी ये शंकु शाखा होगी, जो इसको अपन इंग्लिश में साइन भी कहते हैं। यानी जो गुण होंगे साइन के होंगे। तो अपन अफलन वाले जो पौधे होते हैं उनमें उनको फलन की स्थिति में ला सकते हैं। आगे समझ में। चलो पढ़ते हैं इसकी हानियां। यानी मैंने यहाँ पर पहले भी ये चीज बता चुका हानियां, और इसकी हानियां लैंगिक की क्या थे? लाभ थे। ठीक है। तो आ जाते हैं अपन लैंगिक के लाभ याद करो। चलो देखो हानियां, जैसे पपीता, फालसा आदि का विकास इस विधि के द्वारा संभव नहीं। कौन सी विधि के द्वारा संभव नहीं? अलैंगिक विधि के द्वारा संभव नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनमें तो क्या होता है? परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं सेकेंड हानि की। तो अपन यहाँ पर ये कहे कि नई जातियों का विकास संभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नई जातियों का विकास के लिए तो अपने को किसकी आवश्यकता होगी? नर और मादा की आवश्यकता होगी। तो नई जातियों का विकास संभव नहीं। नई जातियों का विकास संभव नहीं है। कौन सी विधि
के द्वारा, अलैंगिक विधि के द्वारा। और उसके बाद में अपन ये कहें, उसमें क्या कहा था अपन ने कि प्रतिकूल जो मौसम होता है उस प्रतिकूल मौसम को सहन करने की क्षमता किसमें होती है? लैंगिक विधि के द्वारा तैयार पौधों में होती है। तो प्रतिकूल मौसम सहन करने की क्षमता इसमें नहीं होती। प्रतिकूल मौसम सहन करने की क्षमता नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार वापस थोड़ा सा रिवर्स बता देता हूं। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन का मतलब नर और मादा यानी बीज बनना चाहिए। जिनमें बीज बनता है उनमें परिवर्तन किसके द्वारा संभव है? लैंगिक विधि के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल पपीता फाल्सा, पपीता फाल्सा में परिवर्तन ओनली और ओनली लैंगिक विधि के द्वारा ही किया जा सकता है। फिर बात करें, ऐसे जो पौधे होते हैं यानी जो लैंगिक विधि के द्वारा तैयार पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कठोर होते हैं, प्रतिकूल मौसम सहन करने की क्षमता रखते हैं। फिर बात करते हैं यानी जो नई जातियां हैं उन नई जातियों का विकास कब संभव हो पाएगा? जब उसमें नर और मादा में संकरण होगा और बीज बनेगा, तभी नर और मादा में क्या होगा? संकरण होगा। यानी कायिक भाग के द्वारा संकरण नहीं होगा, तो अलैंगिक विधि के द्वारा ऐसे नई जातियों का विकास संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैंने वापस इसको बता दिया। इसके बाद चलते हैं पादप परिवर्धन की विधियां। क्या पढ़ना है अपने को? पादप परिवर्धन की विधियां पढ़नी है। देखो, पादप परिवर्धन की विधियों के अंतर्गत सबसे पहली विधि अपन देखते हैं कलम। कौन सी विधि अपने को देखना है? कलम विधि अपने को देखनी है। तो आ जाते हैं यहां पर कलम, कटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, कलम यानी कटिंग। क्या होता है कलम या कटिंग? तो देखो यहां पर कलम या कटिंग कोई भी एक बार समझ लो, फिर अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। ये कोई भी शाखा है, ठीक है, इस शाखा की अपने क्या किए? छोटे छोटे टुकड़े किए। ज्यादा मोटी शाखा नहीं होनी चाहिए। शाखा ओनली जो नई वृद्धि वाली है, 1, 1.5 साल 2 साल की है, उसी की अपन बात कर रहे हैं। मोटी शाखा की अपन बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपकी शाखा होगी उस शाखा के अपन क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को अपन क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप में लगा देते हैं मृदा में। क्या करते हैं? मृदा में स्वतंत्र रूप में लगा देते हैं। जैसे यहाँ से एक टुकड़ा उठाया अपन ने, ये अपने पास में टुकड़ा आ गया। ठीक है, इस टुकड़े को अपन क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कलम कहते हैं। और इसको अपन क्या करते हैं? यानी इस टुकड़े को मृदा में लगा देते हैं, जिसके द्वारा ये टुकड़ा क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। और अंकुरित होकर क्या होता है? आगे चलकर एक नए प्लांट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपका कलम कहलाता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन किस प्रकार दोगे आप? कलम कहोगे किसे? ठीक है, तो पौधे के वानस्पतिक भाग को, यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि पौधे का कोई भी वानस्पतिक भाग है, चाहे वो जड़ है, चाहे वो तना है, चाहे वो पत्ती है, पौधे का या पौधे के वानस्पतिक भाग को मात्र पौधे से अलग कर, मात्र पौधे से अलग कर स्वतंत्र अनुकूल परिस्थितियों में रखना। स्वतंत्र शब्द, स्वतंत्र का मतलब उसका टुकड़ा अपन ने किया और स्वतंत्र क्या किया अपन ने? यानी स्वतंत्र रखा और अनुकूल परिस्थितियों में उसको रखा। उसको अपन ने क्या कहा? उसको अपन क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। यानी पौधे के वानस्पतिक भाग, कोई भी वनस्पतिक भाग था, जड़ था, तना था, पत्ती थी, उसको अपन ने मात्र पौधे यानी जो मदर था, मदर प्लांट था, उस मदर प्लांट से अपन ने क्या किया? अलग किया। और मदर प्लांट से अलग करके अपन ने क्या कर दिया? उसको स्वतंत्र अनुकूल परिस्थितियों में रख दिया। उसको अपन ने क्या कह दिया? कलम कह दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो यहीं पर
छोटी सी कलम लगाने की का समय, यहां पर एक बार पहले बता देता हूं कलम लगाने का समय। कलम कब लगाएं अपन, तो कलम लगाने का जो समय होता है वो मोस्टली क्या होता है, दो होते हैं, हालांकि अंगूर में अपन थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। तो देखो कलम लगाने का एक तो आपका वर्षा ऋतु होता है, मैंने आपको प्लांट पढ़ाए थे कि प्लांट्स लगाने का उपयुक्त समय कब होता है, प्लांट्स लगाने का उपयुक्त समय जो था वही कलम लगाने का उपयुक्त समय है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन मैंने क्या कहा, एक वर्षा ऋतु और दूसरा बसंत ऋतु। वर्षा ऋतु का मतलब मैंने आपको ये कहा था कि जुलाई अगस्त, वर्षा ऋतु का मतलब क्या बताया था, जुलाई अगस्त बताया था, और बसंत ऋतु का मतलब बताया था फरवरी मार्च। क्या बताया था, फरवरी मार्च। यानी अपन वर्षा ऋतु में भी क्या कर सकते हैं, कलम लगा सकते हैं, और जो आपका बसंत ऋतु होता है उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, फरवरी मार्च में भी अपन क्या कर सकते हैं, कलम लगा सकते हैं। ध्यान इतना सही रखना होता है कि वर्षा ऋतु में जो सदाबहार प्लांट होते हैं, जो सदाबहार प्लांट होते हैं, उन सदाबहार प्लांट में अपन जो कलम लगाने का जो उपयुक्त समय होगा वो तो कौन सा होगा, यानी जून जुलाई अगस्त होगा। और जो पर्णपाती पौधे होते हैं, क्या होते हैं, जो पर्णपाती पौधे होते हैं, उन पर्णपाती पौधों में अपने जो यानी कलम लगाने का जो उपयुक्त समय होगा वो कौन सा होगा, बसंत ऋतु अर्थात फरवरी मार्च, ठीक है। अब बात करें, मैंने आपको यहाँ पर ये कहा था कि एक अलग से ध्यान रखना, अंगूर में अपने को जो अपने कलम लगाने का जो समय होता है वो होता है जनवरी। अंगूर में कब होता है, जनवरी। यानी अंगूर में भी अब देखो दो चीजें आपने यहीं पर एक क्लियर हो चुकी हैं। आपको पूछा जाए कि अंगूर में परिवर्तन की कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो आपके एक चीज तो समझ में आ गई कि अंगूर में कौन सी विधि अपनाओगे, कलम विधि अपनाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, अंगूर में जो कलम लगाने का जो समय होता है वो कौन सा होता है, जनवरी होता है। बाकी कलम लगाने का जो समय होगा जुलाई अगस्त होगा, यानी सदाबहार प्लांट, और बसंत ऋतु होगा फरवरी मार्च, यानी पर्णपाती पौधे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कलम के प्रकार, यानी क्या पढ़ना है अपने को, कलम के प्रकार पढ़ने हैं, यानी कलम कितने प्रकार की होती हैं। मोस्टली याद कर लेना, लगाने का समय आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। दूसरी चीज, अंगूर में पूछ सकता है कि अंगूर में परिवर्तन की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो कलम के प्रकार देखो, कलम मोस्टली 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 तना कलम, नंबर 1 तना कलम, नंबर 2 जड़ कलम, और नंबर 3 पत्ती कलम। नंबर 3 पत्ती कलम। 3 प्रकार के अपने अपन ने देखा, नंबर 1 तना कलम, नंबर 2 जड़ कलम, नंबर 3 पत्ती कलम। अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना मोस्टली किसको होता है, यानी अपने तना कलम को पढ़ना होता है। तो एक बार तना कलम को थोड़ा सा छोड़िए, एक बार यहाँ पर आ जाइए जड़ कलम और पत्ती कलम पर, क्योंकि यानी मोस्टली अपने को यानी डिफाइन किसको करना है, सबसे ज्यादा तना कलम को करना है। तना कलम को आगे अपन और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन यानी जो आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन छोटा सा पूछ सकता है उसकी अपन बात करते हैं जड़ कलम और पत्ती कलम की में से। देखो जड़ कलम में क्या होता है, अपने जैसे अमरूद होता है, जड़ कलम क्या करता है अपने जैसे अमरूद होता है, लीची है, अमरूद लीची, इनका परिवर्तन अपन किसके द्वारा कर सकते हैं, जड़ कलम के द्वारा कर सकते हैं। मैंने पत्ती कलम में लिख दिया, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, यानी जड़ कलम में ध्यान रखना है। तो अमरूद और लीची, अमरूद लीची का परिवर्तन किसके द्वारा कर सकते हैं अपन, जड़ कलम के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें देखो, यानी जड़ कलम की जो मोटाई होती है, यानी जो कलम यहाँ पर अपन कौन सी कलम ले रहे हैं, जड़ कलम ले रहे हैं, इसकी जो मोटाई होती है कलम की, वो कलम की मोटाई होती है 0.5 से 1 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 0.5 से 1 सेंटीमीटर कौन सी कलम की मोटाई होगी, आपके जड़ कलम की मोटाई होगी। बात करते हैं यहाँ पर लंबाई की, तो लंबाई के लिए भी आपको याद रखा जा सकता है कि जो जड़ कलम होगी उसकी लंबाई होगी 10 से 15 सेंटीमीटर। यानी आपके ये तो आपके 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, और जो इसकी मोटाई हुई वो मोटाई कितनी होनी चाहिए, 0.5 से 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो अपने बात कर ली जड़ कलम की।
अब बात करते हैं पत्ती कलम की। तो पत्ती कलम का प्रयोग अपने जैसे ब्रायोफिल्म्स होता है, कौन से प्लांट होते हैं, ब्रायोफिल्म्स जो प्लांट होते हैं उन ब्रायोफिल्म्स में अपन किसके द्वारा प्रवर्धन कर सकते हैं, पत्ती कलम के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा बिग्नोनिया ब्रायोफिल्म्स और जो बिग्नोनिया होते हैं उनका प्रवर्धन अपन किसके द्वारा कर सकते हैं, पत्ती कलम के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्टली अपन आ जाते हैं अपने तना कलम पर, क्योंकि मैंने कहा था आपको तना कलम अपने को क्या करना है, यानी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। तना कलम में से क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। बात करते हैं तना कलम की। तो देखो जो तना कलम होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे इसकी। तो तना कलम 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कोमल या शाखीय। कौन सी बात करते हैं, नंबर 1 कोमल या शाखीय। डायग्राम बना के बता देता हूं। देखो ये आपका प्लांट है, ठीक है, इसमें ये आपके शाखाएं निकल गई। ये कोमल या शाखीय अर्थात जो अभी नई वृद्धि वाली शाखाएं हैं, जो अभी नई वृद्धि, क्योंकि ये तो पुरानी हो चुकी, नई का मतलब जिनके ऊपर अभी अभी नई पत्तियां निकली हैं। कोमल बिल्कुल क्या होनी चाहिए, नाजुक होनी चाहिए, शाखीय होनी चाहिए। शाख का मतलब हरा भाग होना चाहिए, शाख का मतलब क्या होता है, हरा भाग होना चाहिए। तो कोमल या शाखीय, पहली कलम कौन सी आई अपने पास में, कोमल या शाखीय, यानी इस प्रकार की कलम नई वृद्धि वाले शाखा से लेती हैं। इस प्रकार की कलम नई वृद्धि वाली शाखा से लेते हैं। ठीक है, यानी अभी मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया कि ये अभी अभी वृद्धि कर रही हैं, यानी ऊपर वाला जो टॉप वाला भाग होता है प्लांट का, वो टॉप वाला भाग क्या होता है, कोमल या शाखीय तना कलम कहलाती है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि कोमल होती है, नाजुक होती है, तो रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसका कोमल यानी जो आपकी कोमल या शाखीय तना कलम है, इसका कलर कैसा होगा, यानी हरा होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इस यानी कोमल या शाखीय तना कलम के द्वारा किस किस का परिवर्तन अपन कर सकते हैं। तो इसमें अपन देखो, यानी एक तो अपने आता है कोलियस, क्या आता है, कोलियस। कोलियस का परिवर्तन अपन किसके द्वारा कर सकते हैं, कोमल या शाखीय तना कलम के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी चीज अपन अमरूद का परिवर्तन भी कर सकते हैं, किसके द्वारा, कोमल या शाखीय तना कलम के द्वारा। ठीक है, फिर बात करते हैं यानी नेक्स्ट नंबर 2 पर, नंबर दूसरी आती है अर्ध परिपक्व तना कलम। कौन सी आती है अपने, अर्ध परिपक्व तना कलम। अर्ध परिपक्व तना कलम। देखो एक बार थोड़ा सा यहीं पर आ जाते हैं, इसी के अंतर्गत अर्ध परिपक्व यानी उसमें लकड़ी नहीं बनी, काष्ठ नहीं बनी, अर्ध परिपक्व यानी इन शाखाओं से जस्ट नीचे का भाग, यानी जैसे अपने बता दिया ये क्या होता है, अर्ध परिपक्व होता है। क्या होता है, अर्ध परिपक्व होता है। यहां पर अपन बात करते हैं, ये तो आपके समझ में आ गया कि अर्ध परिपक्व कौन सी होती है, यानी जो नई शाखाएं हैं वो नई शाखाओं से जस्ट नीचे का जो भाग होता है वो क्या होता है, अर्ध परिपक्व तना कलम होती है। बात करते हैं कलम की लंबाई, यानी अर्ध परिपक्व जो तना कलम होती है उसमें कलम की लंबाई अपन कितनी रखते हैं। तो यहाँ पर आपको कलम की लंबाई बताना है, तो आपको बता देना है 20 से 25 सेंटीमीटर। कितना बताना है, 20 से 25 सेंटीमीटर बताना है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि इसका प्रयोग अपन किस किस
जो अपने जो अर्ध परिपक्व तना कलम है, इसका प्रयोग अपन अनार में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हो? अनार में कर सकते हो, अंजीर में कर सकते हो और लेमन में कर सकते हो। यानी अनार, अंजीर और लेमन में किसका प्रयोग करते हैं अपन? अर्ध तना परिपक्व, यानी जो अर्ध परिपक्व तना कलम का प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर बात कर लेते हैं। पूर्ण परिपक्व या जिसको अपन काष्ठीय तना कलम यानी हार्डवुड कटिंग के नाम से जानते हैं। नंबर 3 हार्डवुड कटिंग यानी काष्ठीय तना कलम। ठीक है, इसको इंग्लिश जरूरी बात ध्यान दे लेना, हार्डवुड कटिंग, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको यानी हिंदी में ही मिलेगी काष्ठीय तना कलम, डायरेक्ट लिखा हुआ मिल सकता है हार्डवुड कटिंग, काष्ठीय तना कलम। अब बात करते हैं काष्ठीय तना कलम। देखो यहाँ पर तो अपने ही देख लिया था। अब बात करते हैं इससे जस्ट जो नीचे का भाग होगा वो कौन सा होगा? काष्ठीय तना कलम होगा। यानी इसमें क्या होता है? लकड़ी बन चुकी होती है, अर्थात अंदर से अपन क्या करते हैं, जब उस शाखा को काटते हैं तो उसका जो कलर होता है वो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, यानी पूर्ण परिपक्व तना कलम या काष्ठीय तना कलम कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, यानी दो चीजें सीधी याद रखनी है। नंबर 1 कलम की लंबाई, कलम की लंबाई, तो कलम की जो लंबाई होगी वो रखी जाएगी 22.5 सेंटीमीटर। यदि आपके पास क्वेश्चन फिक्स आ जाए, भाई जैसे 20 आ जाए, 22 आ जाए, यानी 25 आ जाए और 30 आ जाए, उस कंडीशन में आपको 22.5 सेंटीमीटर बताना है। लेकिन यदि आपके पास क्वेश्चन रेंज में आता है कि आपके जो कलम की लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो बताना 20 से 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। फिर बात करते हैं कलम की मोटाई। नेक्स्ट अपन ने क्या कहा? कलम की मोटाई। तो कलम की मोटाई अपने जो पेंसिल आकार होती है, पेंसिल का आकार लगभग कितना होता है? 1 से 2 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 1 से 2 सेंटीमीटर होता है। तो कलम जो यानी पूर्ण परिपक्व तना कलम होगी, अर्थात अपने काष्ठीय तना कलम होगी, वो काष्ठीय तना कलम का मोटाई कितनी होगी, कितना आकार होगा उसका, यानी पेंसिल के आकार के, अर्थात 1 से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो अपने पढ़े प्रकार। अब बात करते हैं कलम लगाने की विधि की, यानी कलम अपने को किस प्रकार से लगाना है। कलम लगाने की विधि, ये आपके पास आते हैं। देखो एक डायग्राम बना के बता देता हूं। ये आपकी क्या है? कलम है। क्या है? कलम है। इस कलम की लंबाई फिक्स मैंने आपको ये कहा कि 22.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसकी जो मोटाई होगी वो 1 से 2 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 1 से 2 सेंटीमीटर होगी। इस कलम को अपने को क्या करना है? मृदा में लगाना है। तो अपन इसको लगाएं कैसे? तो सबसे पहले इस कलम को अपने को किससे उपचारित करना है? IBA से उपचारित करना है। सबसे पहले की कंडीशन अपने को देखी जाएगी, वो क्या देखी जाएगी कि अपने को इसको उपचारित करना है। उपचारित किससे करना है? IBA यानी इंडोर ब्यूटाइलिक एसिड से उपचारित करना है। क्यों? क्योंकि IBA होता है वो जड़ों के विकास के लिए मोस्टली काम में लिया जाता है। तो ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली कि किससे उपचारित किया? IBA से उपचारित किया। नंबर दूसरी चीज देखो, जो कलम का 1/3 भाग होता है, कलम का 1/3 भाग होता है, वो तो अपन क्या करते हैं? मृदा सतह से ऊपर रखते हैं। ये आपकी जो थी, ये लो, ये कलम है। इस कलम की लंबाई कितनी बताई अपन ने? 22.5 सेंटीमीटर बताई। कितनी बताई? 22.5 सेंटीमीटर बताई। इस 22.5 सेंटीमीटर का 1/3 भाग, कितना भाग?
एक तिहाई भाग अपने को क्या करना है, ऊपर रखना है। एक तिहाई का मतलब 7 या 21, लगभग 7 या 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लगभग 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के बीच में यानी ऊपर रखना है। बाकी का लगभग जो 14 सेंटीमीटर होगा वो अपने को क्या करना है, मृदा सतह से नीचे रखना है। तो एक तिहाई भाग मृदा सतह से ऊपर, एक तिहाई भाग मृदा सतह से ऊपर, और दूसरी कंडीशन अपन ने बताई 2 तिहाई भाग मृदा सतह से नीचे। 2 तिहाई भाग अपने कहां रखा, मृदा सतह से नीचे रखा। ठीक है, यहां पर समझ में आया। अब देखो आगे नंबर 1 की लंबाई 22.5 सेंटीमीटर ले ली। नंबर 2 मोटाई 1 से 2 सेंटीमीटर ले ली। नंबर 3 आईपीएस से उपचारित कर लिया। नंबर 4 अपने क्या किया, एक तिहाई भाग मृदा सतह जो ऊपर रख रहे हैं। नंबर यानी 5 2 तिहाई भाग मृदा सतह से नीचे रख रहे हैं। नंबर 6 के ऊपर ध्यान रखना, जो यानी कलम है उस कलम को 45 डिग्री के कोण पर लगाना है, यानी 45 डिग्री का कोण बढ़ाते हुए अपने को क्या करना है, उस कलम को लगाना है। यानी ये 45 मैंने क्या बताया कि एवरेज बताया, देख लेना। 45 डिग्री का अपने को कोण बढ़ाना है और उस 45 डिग्री के कोण को बनाते हुए अपने को कलम लगानी है। और एक तिहाई भाग ऊपर रखना और 2 तिहाई भाग कहां रखना है, मृदा सतह से नीचे रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं, ये तो आपकी कलम कंप्लीट हो जाती है, यानी परावर्तन की कौन सी विधि आपने पढ़ ली, कलम पढ़ ली। अब बात करते हैं कलम के बाद में परावर्तन की दूसरी विधि लेयरिंग। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, लेयरिंग। देखो लेयरिंग या जिसको कहते हैं अपन दाब कलम, क्या कहते हैं, दाब कलम। पहला पढ़ा कलम, दूसरा पढ़ रहे हैं दाब कलम। डिफरेंस समझना, ठीक है। यदि आपने डिफरेंस समझ लिया, ये आपके बिल्कुल इजी है, यानी कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। लेकिन समझना आपको पड़ेगा दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां पढ़ा अपने कलम, यहाँ पढ़ रहे दाब कलम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेयरिंग। ठीक है, चल वहां पर देखो डेफिनेशन एक बार सुनना। वहां पर एक आता कलम के लिए कि वास्तविक भाग यानी पौधे का कोई भी वास्तविक भाग है, उस वास्तविक भाग को अपन क्या कर रहे हैं, मात्र पौधे से अलग कर रहे हैं। और मात्र पौधे से अलग करके यानी स्वतंत्र रूप में अनुकूल परिस्थितियों में उसको रख रहे हैं, वो क्या कहलाया था, आपने कलम कहलाया था। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर दाब कलम की। तो यहाँ मैं कह रहा हूं कि मात्र पौधे से अलग किए बिना कृत्रिम रूप से जड़ें विकसित करवाना क्या कहलाता है, दाब कलम कहलाता है। देखो दोनों में डिफरेंस अगर आपकी बिल्कुल इजी है, इजी वे में समझ में आ गया। स्वतंत्र रूप से अनुकूल परिस्थितियों में रखना मात्र पौधे से अलग करके, और यहाँ पर क्या कहा, मात्र पौधे से अलग किए बिना उसमें कृत्रिम रूप से जड़ें विकसित करवा रहे हैं, उसको अपने क्या कह दिया, दाब कलम कह दिया। ठीक है, अब बात करते हैं दाब कलम के प्रकारों की। दाब कलम के प्रकारों की तो सबसे पहला जो प्रकार अपन ले रहे हैं साधारण दाब। कौन सा ले रहे हैं, साधारण दाब। ये अब देखो इसको समझ लेना थोड़ा सा, एक बार वापस डायग्राम बना के समझा देता हूं। ये प्लांट है आपका, ठीक है। इस प्लांट में इस नीचे वाली शाखा को अपन क्या करेंगे, जो भी आपके धरातल है, मृदा सतह है, इस मृदा सतह के ऊपर लेके आएंगे ऐसे। ठीक है,
ऐसे अपन क्या करके यानी उसको नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे लाकर उसमें क्या कर रहे हैं अपन, राउंड आकार की, यानी उस जो भी आपकी शाखा थी उस शाखा में राउंड आकार यानी उसके चारों तरफ से अपन क्या करते हैं, छाल उतार देते हैं। क्या कर देते हैं, छाल उतार देते हैं। और वो छाल जो उतारते हैं उसकी लगभग लंबाई जो रखी जाती है वो रखी जाती है 2 से 3 सेंटीमीटर। कितने रखते हो, 2 से 3 सेंटीमीटर। अपन ने क्या कर दिया, उसको राउंड आकार में उसकी छाल उतार दी और छाल उतार कर उसको क्या कर दिया, मृदा में दबा दिया। क्या कर दिया, उसको मृदा में दबा दिया। अब यहाँ पर एक चीज का प्रयोग और कर सकते हो आप, यदि ये रुके नहीं, मृदा में रुके नहीं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ऊपर की शाखा है तो ऊपर वापस क्या करेगी, उस शाखा को खींचेगी। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ कुछ बांध देते हैं, यानी मृदा में क्या करते हैं, इसके कोई रस्सी बांध देते हैं तो उसकी वजह से ऊपर नहीं जा सकती है। ठीक है, यहाँ से अपने क्या करते हैं, इसको मृदा में दबा दिया। कुछ समय पश्चात क्या होगा, इसमें जहां से आपने छाल उतारी है वहां क्या होगी, जड़ें विकसित होगी। क्या होगी, वहां पर जड़ें विकसित होगी। लगभग 1 मंथ या 1.5 मंथ बाद में, 1 से 1.5 महीने पश्चात आप क्या करोगे, इस शाखा को यहाँ से काटोगे। कहां से काटोगे, यहाँ से काटोगे, यानी जहां पर जड़ें विकसित हो रही है उस जड़े के इधर से काटना है और काट कर क्या करोगे, एक स्वतंत्र पौधे के रूप में लगा दोगे। इसको अपन क्या कहते हैं, साधारण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, साधारण दाब कहते हैं। इस साधारण दाब का प्रयोग अपन कौन कौन से प्लांट में करते हैं, तो जैसे अपने मोगरा प्लांट होता है, इस मोगरा में अपन क्या करते हैं, साधारण दाब का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल अपन ने देखा क्लोरोडेंड्रॉन। दूसरा एग्जांपल अपन ने कौन सा देखा, क्लोरोडेंड्रॉन। इस क्लोरोडेंड्रॉन में भी अपन प्रवर्धन की कौन सी विधि अपनाते हैं, साधारण दाब अपनाते हैं। और तीसरा एग्जांपल अपन ने देखा चमेली। तीसरा एग्जांपल कौन सा देख लिया अपन ने, चमेली देख लिया। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या कह दिया, साधारण दाब कह दिया। नंबर 2 पे आता है सर्पाकार दाब। नंबर 2 पे अपन ने क्या कहा, सर्पाकार दाब। सर्पाकार दाब को मिश्रित दाब के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं, मिश्रित दाब के नाम से भी जान सकते हैं। देखो कुछ भी नहीं करना होता है, जैसे आपका साधारण दाब है, इस साधारण दाब में तो एक जगह से दबाया, इस जो भी आपकी मिश्रित दाब है, इस मिश्रित दाब में क्या करते हैं अपन, पौधे को 2-3 जगह से, यानी जो शाखा है उस शाखा को 2-3 जगह से दबा देते हैं। वही छाल उतार देते हैं, दोनों या तीनों जगह से, जहां से दबा रहे हो वहां से अपन छाल उतार देते हैं और छाल उतार कर उसको कहां दबा रहे हैं, मृदा में दबा रहे हैं। यानी वही 1 से 1.5 महीने पश्चात क्या होता है, इसमें जड़ें विकसित होती है और जड़ें विकसित होने के पश्चात क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। तो यहाँ से एक प्लांट यहाँ से काट के दूसरा यहाँ से काट के और स्वतंत्र पौधों के रूप में, यानी ये प्लांट एक अलग हो गया, ये प्लांट अलग हो गया और स्वतंत्र पौधे के रूप में आप इसको लगा दोगे। ये कौन सा दाब आ जाता है, आपके सर्पाकार दाब आ जाता है। इस सर्पाकार दाब का प्रयोग अपन स्ट्रॉबेरी में यूज में ले सकते हैं। किस में कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी में ले सकते हैं, मोगरा में ले सकते हैं, चमेली में ले सकते हैं। यानी जो साधारण दाब थी उस साधारण दाब में अपन क्लोरोडेंड्रॉन, मोगरा और चमेली में यूज में लिया अपन ने। सर्पाकार दाब है या मिश्रित दाब है जिसका प्रयोग अपन स्ट्रॉबेरी, मोगरा और चमेली में लिया। ठीक है, इसके बाद में आता है नंबर 3 पे शीर्ष दाब, यानी जो लेयरिंग की तीसरी विधि आती है, कौन सी आती है, शीर्ष दाब, या जिसको अपन टिप लेयरिंग कहते हैं। देखिए नंबर 3 शीर्ष दाब, या जिसको अपन ने क्या कहा, टिप लेयरिंग। ठीक है, आपका डायग्राम था ये। जो दोनों आपने विधियां देखी, उन विधियों में अपन जो भी आपके शाखा थी उसको कहां लेके आ रहे थे, धरातल पे लेके आ रहे थे। अब इसी विधि में आपको धरातल पर नहीं लाना है। देखो नाम से पता चल रहा है शीर्ष दाब, या जिसको अपन कह रहे हैं टिप लेयरिंग, यानी शीर्ष भाग। ये कौन सा भाग गया, शीर्ष भाग आ गया। इस शीर्ष भाग पे अपन क्या करेंगे, छाल उतार देंगे 2 से 3 सेंटीमीटर और छाल उतार कर कहां दबा देंगे, मृदा में दबा देंगे। छाल उतार कर कहां दबाया अपन ने, मृदा में दबाया। कौन से भाग को, शीर्ष भाग को। यहां से क्या होगी, जहां से आपने छाल उतारी है वहां जड़ें विकसित होगी और जड़ें विकसित होने के
पश्चात आप पौधे को यहाँ से काट कर एक नए प्लांट के रूप में लगा दोगे, वो कौन सा आता है आपका शीर्षदार, या जिसको अपन टिप लेयरिंग कहते हैं। वही चमेली और मोगरा में अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। चमेली मोगरा में किसका प्रयोग कर सकते हैं, शीर्षदार या टिप लेयरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 के ऊपर देखा खाईदार। नंबर 4 पे अपन ने कौन सा देखा, खाईदार, या जिसको कहते हैं ट्रैच लेयरिंग। क्या कहा अपन ने, ट्रैच लेयरिंग। ठीक है, खाईदार या ट्रैच लेयरिंग। देखो खाई का मतलब होगा ये आपके प्लांट था, इस प्लांट की नीचे वाली शाखा थी, धरातल पर लेके आएंगे, एक खाई खोदेंगे, उस खाई में पूरी शाखा को अपन क्या करेंगे, दबा देंगे। पूरी शाखा को अपन क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। अब इस शाखा में क्या होती है, पर्वत संधियां होती हैं। जहां जहां इसमें पर्वत संधियां, यहाँ पर छाल नहीं उतारना, याद रखना, इससे सिंपल सी बात है, पर्वत संधियां होती है। जहां जहां पर्वत संधियां होगी वहीं वहीं उसमें क्या होगी, जड़ें विकसित होगी। यानी जहां जहां पर्वत संधियां होगी वहीं वहीं जड़ें विकसित होगी, और उसके बाद में इसको स्वतंत्र जहां से यानी स्वतंत्र काट कर क्या कर देते हैं, नए प्लांट के रूप में लगा देते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, खाईदार या ट्रैच लेयरिंग कहते हैं। खाईदार या ट्रैच लेयरिंग का जो प्रयोग होता है सेव, नाशपाती और आड़ू में होता है। यानी अपन इसका प्रयोग सेव में कर सकते हैं, नाशपाती में कर सकते हैं और आड़ू में कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यानी लेयरिंग की नेक्स्ट विधि आती है नंबर 5 पर, और नंबर 5 पे अपन पढ़ लेते हैं देरीदार या माउंड लेयरिंग। देरीदार या माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग, ये तो इंग्लिश वर्ड्स आ गया, हिंदी नेम आया देरीदार, और इस देरीदार को अपन स्टूडिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्टूडिंग के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। देखो देरीदार या माउंड लेयरिंग या आपका स्टूडिंग होता क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका प्लांट था, इस प्लांट में अपन क्या करेंगे, धरातल से 22.5 सेंटीमीटर ऊपर से क्या कर देंगे, तने को काट देंगे। यानी ये आपका था, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी हो गई, 22.5 सेंटीमीटर हो गई, और 22.5 सेंटीमीटर ले जाके अपन ने क्या कर दिया, इसको काट दिया। काटने के बाद में अपन क्या करते हैं, कुछ समय के लिए इसको खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, खुला छोड़ते हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी प्लांट को आपके काट कर खुला छोड़ोगे, उसमें क्या होती है, पार्श्व शाखाएं विकसित होती है। क्या होती है, उसमें पार्श्व शाखाएं विकसित होती हैं। पार्श्व शाखाएं विकसित होने के बाद में, पार्श्व शाखाएं विकसित होने के बाद में आप क्या करते हो, एक मिट्टी का ढेर बना देते हो इन शाखाओं के चारों तरफ। इन शाखाओं के चारों तरफ आप क्या कर देते हो, एक मिट्टी का ढेर बना देते हो, जिसके कारण अपने क्या कर दिया, इसको देरीदार कह दिया। अब क्या होता है, मिट्टी का ढेर बनाने से जितने भी आपके पार्श्व शाखाएं थी, उन पार्श्व शाखाओं में क्या होती है, जड़ें विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है, जड़ें विकसित हो जाती हैं, और प्रत्येक पार्श्व शाखा को आप क्या करोगे, अलग काट कर एक स्वतंत्र पौधे के रूप में लगा दोगे। ये कौन सी विधि आ जाती है आपकी, माउंड लेयरिंग या देरीदार आ जाती है। माउंड लेयरिंग या देरीदार का प्रयोग सेव, अमरूद, लीची में अपन करते हैं। किस में करते हैं, सेव में करते हैं, अमरूद में करते हैं, और लीची में इसका प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया कौन सी विधि, माउंट लेयरिंग या देरीदार या स्टूडिंग। लेयरिंग की लास्ट जो विधि आती है नंबर 6, वो आती है आपकी एयर लेयरिंग या हवाईदार। एयर लेयरिंग या जिसको अपन ने कहा हवाईदार। एयर का मतलब क्या होता है, हवा, तो हवाई दाब, लेयरिंग का मतलब दाब था, एयर लेयरिंग यानी हवाई दाब आ गया। ठीक है, इस विधि को अपन गुट्टी दाब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गुट्टी दाब के नाम से भी जानते हैं इस विधि को। तो 3 नाम अभी तक अपन ने देखा है, एक नाम और बताऊंगा मैं आपको। यानी फिर देखो गुट्टी दाब आ गया, हवाई दाब आ गया, एयर लेयरिंग आ गया, या इसको चाइनीज लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चाइनीज लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। हालांकि उसको छोड़ो अभी तक।
एयर लेयरिंग हवाई दाब या गुट्टी दाब। देखो होता क्या है, ये आपका प्लांट था, इस प्लांट में क्या होता है, ये आपकी शाखाएं थी, तो देखो कोई प्रत्येक शाखा तो आपके धरातल पर आ नहीं सकती। अपन क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, यानी पौधे के ऊपर ही उसको धरातल पे नहीं लेके आएंगे उसको, यानी पौधे के ऊपर ही अपन क्या करते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर क्या करते हैं छाल उतार देते हैं। क्या करते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर छाल उतार देते हैं और उस छाल के ऊपर क्या करते हैं स्पैगनम घास बांध देते हैं। कौन सी घास, स्पैगनम घास, या जिस स्पैगनम घास को मोश घास भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, मोस घास के नाम से भी जानते हैं। यानी जहां पर कटान लगाया है उस कटान के चारों तरफ अपन क्या कर देते हैं स्पैगनम घास बांध देते हैं। स्पैगनम घास में क्या विशेषता होती है, यानी क्या होता है, यानी सूखती नहीं है, नमी बनी रहती है, और नमी बनी रहने के कारण से क्या होता है जहां पर आपने कटान लगाया वहां क्या होती है जड़ें विकसित होती है, और जड़ें विकसित होने के बाद में आप यहाँ से इसको काटोगे और काट कर एक स्वतंत्र पौधे के रूप में लगा दोगे। ये विधि कौन सी आ गई आपके, एयर लेयरिंग या गुट्टी दाब आ गया। देखो गुट्टी दाब का प्रयोग अपन क्या करते हैं, नींबू में करते हैं, इसमें करते हैं नींबू में करते हैं, नींबू के बाद यानी अलावा अपन अमरूद में करते हैं, इसमें करते हैं अमरूद में करते हैं, लीची में करते हैं, अनार में करते हैं। यानी 4 प्लांट अपन ने देखे, कौन कौन से, नंबर 1 नींबू, नंबर 2 अमरूद, नंबर 3 लीची, नंबर 4 अनार। अब यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन से यदि पूछा जाए किसके लिए, अमरूद के लिए, क्वेश्चन सुन लेना, अमरूद में परिवर्धन की कौन सी विधि अपनाई जाती है। मोस्टली 2 विधियां अपनाई जाती हैं अमरूद में। नंबर 1 आपका माउंट लेयरिंग या डेरी दाब, नंबर 2 एयर लेयरिंग या हवाई दाब। ठीक है, यहां से दोनों में से कोई भी आपका ऑप्शन आता है, दोनों आपका ऑप्शन राइट है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा उसको राइट करोगे। यदि एयर लेयरिंग हवाई दाब आता है, हवाई दाब को राइट करोगे, माउंट लेयरिंग आता है, माउंट लेयरिंग को राइट करोगे। ठीक है, आ गया समझ में, ये आपके यानी परिवर्तन की कौन सी विधि कंप्लीट हो गई, दाब कलम विधि अब कंप्लीट हो गई। इसके आगे का जो पार्ट है वो अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।